नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आज मैं 509 का यूनिट 3 के बचे हुए प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले 3 प्रश्न हो चुका है, ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, इतिहास के विभिन्न विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो पहले घटित हुआ था, उस समय के व्यक्ति अभी जिंदा नहीं हैं। मान लीजिए अकबर के शासन के समय, उस समय का कोई भी व्यक्ति अभी जिंदा नहीं है, तो उस समय के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है, कैसे जानते हैं कि अकबर का जन्म इतना में हुआ था, उसने गद्दी इतने वर्ष में पाया। ये सब चीज़ों की जानकारी हमको कैसे मिल पाती है, यही सब आपका इतिहास के विभिन्न स्रोत हुए। तो देखिए, इतिहास अतीत की घटनाओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहता है। इतिहास का जो विभिन्न घटना हुआ, उसका स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये स्रोत कौन हो सकते हैं? सभी संभावित ऐतिहासिक स्रोतों अर्थात शिल्पी स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मौखिक परंपराओं पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात यह 3 तरह के स्रोत का वर्णन हम लोग करने वाले हैं: शिल्पी स्रोत, साहित्यिक स्रोत और मौखिक परंपरा। तो ये तीनों के बारे में अलग अलग हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं वास्तुशिल्पी स्रोत। वास्तुशिल्पी स्रोत भी 3 तरह का होता है। पहला होता है हम लोग प्राचीन इमारत। जैसे मैं बात करूं लाल किला। लाल किला जब हम देखते हैं तो वहाँ उस लाल किला से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझने में, उस समय के विभिन्न जानकारी को प्राप्त करने में सहायता मिलता है। लाल किला में बनाए गए चित्र, अब उस समय के पाए गए बर्तन, शिलालेख, भित्ति चित्र, ये सभी चीज़ें जो प्राचीन काल में बने थे, अभी का नहीं, पुराने ज़माने के बर्तन, पुराने ज़माने के बने हुए चित्र, पुराने ज़माने के बने हुए इमारत, पुराने ज़माने के भित्ति चित्र, ये हम लोगों को बहुत सारी जानकारी देता है। मान लीजिए आप एक इमारत देखें जो प्राचीन काल में बना हुआ है और उसमें एक शिलालेख है, उसमें उस राजा का नाम लिखा हुआ है और मान लीजिए 1525 से लेकर 1527 या कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ है। तो इससे हम लोग क्या जानकारी लगाते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं कि 1525 से लेकर 1527 तक इस राजा का शासन होता था। चित्र में उस समय की रहन सहन, पहनावा, धर्म के बारे में पता चलता है। मान लीजिए एक चित्र मिला जहाँ पर भगवान शिव की पूजा लोग कर रहे हैं, तो इससे हमको क्या समझने में आता है कि उस समय के लोग शिव भक्त थे, अर्थात शिव की पूजा किया करते थे। बर्तन मिला तो उस समय कौन कौन सी बर्तन का लोग उपयोग करते थे? कांसा का, पीतल का, एल्युमिनियम का, लोहा का या मिट्टी का, या किस तरह के बर्तन, जो बर्तन उस समय का मिला
अभी आप देखेंगे पुराने जमाने के जो घरों में बर्तन है, उस बर्तन में भी चित्र है। तो उस बर्तन के चित्र से भी इतिहासकार लोग सूचना निकालते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। वहाँ पर जो जानकारी दिया गया है उस जानकारी को संग्रह करके और हम सभी तक पहुँचाते हैं। तो जो इमारत पाया जाता है, चित्र पाया जाता है, बर्तन पाया जाता है, भित्ति चित्र पाए जाते हैं, ये सभी आपका इतिहास का स्रोत है। इन सभी चीज़ों से इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। दूसरा है सिक्का। देखिए, एक सिक्का आप पाए, मान लीजिए एक चांदी की सिक्का है। इस चांदी के सिक्के पर कोई राजा का चित्र बना हुआ है और इसमें कोई वर्ष दिया हुआ है और कुछ इधर लिखा हुआ है। यदि आपके पास अभी एक सिक्का हो तो उस सिक्के को निकाल लीजिए और सिक्के को दोनों तरफ पलट के देखिए। उसमें आपको एक साल, कोई वर्ष दिया हुआ रहेगा। कहाँ का वो सिक्का, यदि आप भारत का सिक्का निकालेंगे तो उसमें भारत दिया हुआ रहेगा। कुछ न कुछ और कुछ दिया हुआ रहता है। तो जो वो वर्ष दिया हुआ रहता है ना, ये वर्ष से हम लोग जानते हैं कि ये सिक्का इसी वर्ष का बना हुआ है। तो यहाँ पर भी जो वर्ष मिला तो उससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय का राजा ये था और ये 1506 में इस राजा का था। अब उसमें जैसे भारत आपने देखा, यहाँ पर आपको उसका साम्राज्य का नाम जो था वो मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, भारत या कोई भी, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। इससे हम लोग लगाते हैं अनुमान कि ये राजा यहाँ का साम्राज्य था, ये सम्राट था और उसका शासनकाल 1506। अब इससे संबंधित एक हमको इमारत मिला, चित्र भी मिला। तो बहुत सारे जो ये सिक्के मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, इमारत मिलते हैं, सभी में जो कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता है, उस लिखे हुए को एक साथ संयोजन मिलाते हैं और मिला करके एक पूरा इस राजा के बारे में पूरा विवरण हम लोग निकाल पाते हैं। तो पुराने ज़माने के सिक्के भी हमारे इतिहास के स्रोत हैं। पूरा लेख, उस समय का लिखा हुआ लेख, पहले पत्थरों पर लिखते थे लोग, स्तंभों पर लिखते थे, चट्टानों पर लिखते थे, ताम्रपत्रों पर लिखते थे, भवन के दीवारों पर लिखते थे, पक्की ईंटों पर लिखते थे, पत्थर की मोहरों हुआ करते थे, चित्र हुआ करते थे। इन सभी जगहों पर वो लिखते थे। शिलालेख हम लोग जान रहे हैं, अकबर ने बहुत सारे शिलालेख में अपने बारे में लिखवाया था। तो जो वो लिखवाया था उसको पढ़ करके हम लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्तंभ में लिखा हुआ, चट्टानों में भी खुदवाते थे अपने बारे में। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। पहले इसको फिर से देख लीजिए, क्या क्या स्रोत में आया। वास्तुशिल्प में इमारत, चित्र, बर्तन, भित्ति चित्र, प्राचीन वस्तुएं, सिक्के, पत्थरों पर लिखा हुआ, स्तंभों पर लिखा हुआ लेख, चट्टानों पर लिखा हुआ लेख, ताम्रपत्रों पर लिखा हुआ लेख, भवन की दीवारों पर लिखा हुआ लेख, पत्थर की मोहरों पर लिखा हुआ। ये सब पुराने ज़माने में जो अपने बारे में लिखा हुआ है, उन सभी चीज़ों से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय का राजा कौन था, उस समय का रहन सहन क्या था, उस समय का पहनावा क्या था, उस समय का धर्म क्या था, किस राजा का साम्राज्य कहाँ तक था, किसका बेटा कौन था, किसके पिताजी कौन थे, आदि आदि। ये सभी चीज़ें, जानकारी हमें इन सभी चीज़ों से मिलती है। अब चलिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं।
एक हुआ पवित्र और धार्मिक स्रोत, दूसरा हुआ धर्मनिरपेक्ष साहित्य, तीसरा हुआ विदेशी साक्ष्य। तो सभी कालखंडों में जितने भी राजा महाराजा हुए, सभी राजा महाराजा कोई न कोई धर्म से जुड़े हुए थे। और उस समय भी बहुत सारे संत महात्मा, प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। इन लोगों ने बहुत सारी ग्रंथों का रचना किया है। उन सभी ग्रंथों का अध्ययन करने से उन ग्रंथों में उस समय के जो राजा सम्राट हुआ करते थे उसका नाम आपको मिल जाएगा, उनके रहन सहन के बारे में मिल जाएगा, उसका धर्म के प्रति क्या आस्था थी, कौन धर्म को मानता था, इन सभी चीज़ों के बारे में मिल जाएगा। तो ये सभी जो संत महात्मा विद्वान, इन लोगों ने जो ग्रंथ लिखा, जो काव्य को लिखा, उस किताब के आधार पर हम उस समय के जीवन यापन, उस समय के राजा महाराजा, उस समय के धर्म, उस समय का चाल चलन, उस समय का समाज, कौन सा राजा कब युद्ध लड़ा, कब हारा, किसने हराया, ये सभी चीज़ों की जानकारी हमको वेद, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध, धार्मिक साहित्य, जैन धर्म, ये और सारी जो भी धार्मिक किताबें हैं, इन सभी चीज़ों से कुछ कुछ जानकारी मिल जाती है। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ये हुआ धर्म वाला साहित्य। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, जिसमें धर्म की चर्चा नहीं। बहुत सारी इस तरह की किताबें हैं जो पहले लिखा गया था, जिसको हम अभी समझ करके, पढ़ करके, उस समय का जो शासन काल हुआ करता था, उस समय का जो समाज हुआ करता था, उस समय का जो भी कुछ था उसको हम समझ सकते हैं। इनमें से क्या क्या था, उस समय के लिखे गए नाटक, उस समय के लिखे गए उपन्यास, उस समय के लिखे गए कविताएं, उस समय के लिखे गए व्याकरण और ज्योतिष। अच्छा, इसके बाद भी चिकित्सा के लिए बहुत सारी किताबें निकाला था लोगों ने। चरक संहिता आप जानते होंगे, प्रसिद्ध किताब है। कला, जीवनी, अभी भी लोग अपना अपना जीवनी लिखता है, अपने अपनी आत्मकथा लिखता है, डायरी लोग लिखता है, यात्रा वृत्तांत लिखता है। मान लीजिए मैं एक डायरी लिखा, इस डायरी में मैं अपना संपूर्ण जीवनी को लिख के रखा है। कब मैं मैट्रिक पास किया, कब इंटर पास किया, कब मेरी नौकरी लगी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कब दिल्ली घूमने गया, कब ताजमहल देखने गया, कब कश्मीर घूमने गया, सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं मर जाऊँ और मरने के 100 साल बाद ये डायरी किसी को मिल जाए तो मेरे बारे में सब कुछ उसको जानकारी होगा या नहीं होगा? सब कुछ जानकारी उसको हो जाएगा कि फलना आदमी था जिसकी जन्म इतने तारीख को हुई थी, इसने ये काम किया था। तो इसी तरह से जो डायरी मिलता है, ये सभी डायरी से भी हम लोग कुछ न कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। आत्मकथा लिखा हुआ जो मिलता है उससे भी। और सबसे अच्छा चीज़ रहता है सरकारी आदेश। देखिए, अभी कोई लेटर निकलता है तो हम लोग क्या देखते हैं, उसमें पत्रांक दिया हुआ रहता है, दिनांक दिया हुआ रहता है, और क्या लेटर है वो दिया हुआ रहता या नहीं? उस समय भी इसी तरह का लेटर निकलता था। राजा लोग अपना आदेश को निकालता था, या कोई कार्यालय रहता था, उन लोगों की भी कार्यालय हुआ करती थी, वहाँ से जो लेटर निकलते थे उसमें क्या होता था, दो लेटर बनता था, एक चीज़ का ही दो प्रति, एक प्रति जिसको देना है और दूसरा प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। अभी भी कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। अब मान लीजिए, जब हम ऐसे सोचिए, हम लोगों का खतियान बहुत सिंपल चीज़ है। खतियान हमारे दादा परदादा के नाम से बना हुआ है। अब
हमको यदि जानना है अपना वंशज, तो इससे ऊपर चलते हम यहाँ पर हैं, यहाँ से ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर चलते हैं, यहाँ पर खतियान इनके नाम से खतियान में कहाँ कहाँ जमीन है, ये सरकार का लिखा हुआ है, हमने नहीं बनाया है, ये प्रमाणित चीज है। तो इस तरह का सरकारी आदेश या कार्यालय आदेश, प्रेषित पत्र, सनदें, न्यायालय के निर्णय, उस समय भी कोर्ट हुआ करता था, अभी भी कोर्ट है। कोर्ट में जो कुछ भी होता है उसको, जो निर्णय देता है उसको सुरक्षित रखा जाता है, बाद में कभी जरूरत हो तो। अभी 100 साल पहले यदि हम न्यायालय के कागजों को निकाल कर देखें तो उस समय का न्यायालय में किस तरह का व्यवहार होता था, कौन कब किस पर मुकदमा किया था, इस मुकदमा में कौन जीता कौन हारा, आदि आदि। यदि आपको भगत सिंह या राजगुरु या चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए मुकदमे की पूरी जानकारी चाहिए, किसने उसके पक्ष में वकालत किया, किसने गवाही दी, उस समय के जो न्यायाधीश थे उसने क्या निर्णय दिया, वो आप देखना चाहते हैं, यदि आप सच्ची, तो आप न्यायालय के उस कॉपी को जाकर देख सकते हैं, जहाँ से आपको सही जानकारी मिल सकती है। तो ये इतिहास के लिए जरूरी है या नहीं, आप खुद सोचिए। विदेशी साक्ष्य, इसके बाद भी विदेशी साक्ष्य हैं। बहुत सारे विदेशी लोग भारत घूमने के लिए आया था। फाहियान, मैगस्थनीज, इन लोग बहुत सारे भारत आए। कोलंबस, इन लोगों ने जब भारत आया या भारत के लोग कहीं दूसरे जगह गए तो यहाँ के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा। वो सभी किताबें अभी यदि हम पढ़ेंगे तो उस समय के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। तो ये विदेशी साक्ष्य हुआ। उसके बाद अंतिम आता है मौखिक परंपरा। आज जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ भी है, वो बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ जानता है। वो सभी कहानी किसी राजा से संबंधित होता है, किसी घटना से संबंधित होता है, तो वो घटना के बारे में हमें मौखिक जानकारी मिलती है जो इतिहास के लिए जरूरी होता है। तो हम लोगों ने देखा कि इतिहास का कौन कौन सा स्रोत है। नेक्स्ट वीडियो में आप ये जो देख रहे हैं प्रश्न, यही आपके लिए अगले वीडियो में प्रश्न रहेगा। यदि आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। इसका भी आंसर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन घंटी है इसको दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।